इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और वसूली के बाद अब दलाली के आरोपों में घिर गई है महाअघाड़ी सरकार। अभी से कुछ देर पहले देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में होम सेक्रेटरी को तमाम सबूत सौंपे हैं। आरोप है कि महाराष्ट्र पुलिस अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में लाखों रुपए का खेल होता है। ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट पर एक सीक्रेट दस्तावेज भी सामने आया है। सीक्रेट दस्तावेज में उन दलालों के नाम हैं जो ट्रांसफर पोस्टिंग के इस खेल में शामिल थे। इन चिट्ठियों के जरिए बीजेपी ने यह दावा किया है कि ब्रोकर बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में थे और मोटी रकम लेकर पुलिस वालों की पोस्टिंग करा रहे थे। सीक्रेट दस्तावेज में 40 पुलिस वालों के बाकायदा नाम भी हैं जिन्होंने इन जो दलाल हैं उनसे संपर्क किया था। आखिर इस मामले में कितनी सच्चाई है और कितनी सियासत है, आज कुरुक्षेत्र में हम इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ एनसीपी प्रवक्ता महेश तापसे। हम इन दोनों से बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अभी अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो होम सेक्रेटरी से मिल चुके हैं। उन्होंने बाकायदा एक सील बंद लिफाफा उनको सौंप दिया और सीबीआई जांच की मांग की है। इन पूरे दस्तावेजों को देखा जाएगा और फिर उसके बाद सीबीआई जांच हो या ना हो इसके बारे में सरकार फैसला करेगी। सुधांशु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर, और साथ साथ महेश तापसे जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुधांशु जी पहले आप ही के पास में आना चाहूंगा। अभी तक तो 100 करोड़ की वसूली का मामला था, अब ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट में वसूली का मामला भी आ गया है सामने। चल क्या रहा है महाराष्ट्र में? देखिए पंकज जी, अब जिस प्रकार के तथ्य उत्तरोत्तर उभर के सामने आ रहे हैं उससे इस गठबंधन का जो मूल आधार था वो भी निरंतर सामने आता चला जा रहा है। बहुत साफ हो गया है कि जब सिद्धांत विहीन गठबंधन केवल सत्ता के स्वार्थ के लिए होता है तो इसी प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। आप बताइए, जो कुछ घटित हुआ है वो तो ऐसा लगता है जैसे कोई बॉलीवुड की फिल्में, क्राइम फिल्म जो देखा करते थे उसमें उस तरह की बात है कि पुलिस कमिश्नर और कोई पुलिस का अधिकारी गृह मंत्री के साथ ऐसी बात कह रहा है। और आश्चर्य की बात यह है कि शिवसेना की सरकार है। अरे भाई, इतना गंभीर आरोप लगा। यदि आपको यह लगता है कि जो परमवीर सिंह ने आरोप लगाए हैं उनमें तथ्यात्मकता है तो तत्काल गृह मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। और अगर आपको यह लगता है कि गृह मंत्री ठीक हैं तो इन सबऑर्डिनेशन के तहत परमवीर सिंह पे कार्रवाई कर देनी चाहिए कि कैसे आपने गृह मंत्री के खिलाफ कर दिया। अब दोनों ही आप नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ तो हो गया कि दाल में कहीं कुछ काला है। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अब जैसे जैसे ये मसला आगे बढ़ता चला गया जी, वैसे वैसे इस गठबंधन का खोल उतरता चला गया। तो अब, और जिस ढंग से पवार साहब ने कहा कि हम साहब नहीं इनको हटाएंगे, ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है। इसका अर्थ ये हो गया कि इस महाअघाड़ी सरकार में सभी दल कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे थे और केवल भ्रष्टाचार ही उनके आपसी गठबंधन का आधार था। चलिए सुधांशु जी, मैं पहले आज की बात करना चाहूंगा। महेश तापसे जी के पास मैं जाऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जयंत पाटिल ने एक 4 मिनट का बयान दिया है। उसमें उन्होंने 2 सवाल उठाए हैं। पहला कि जिस बातचीत में अफसर का ट्रांसफर जहां होना था वहां हुआ नहीं, और दूसरा फोन टैपिंग किसने करवाई, ये सवाल उठ रहा है। सुधांशु जी। हाँ, यही तो मैंने कहने का प्रयास किया। यदि ट्रांसफर पोस्टिंग एक व्यवसाय की तरह था, केवल आर्थिक लाभ के हेतु के था, तो वह चीज एक्सपोज हो रही है। और वो लोग जो ये कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हर प्रकार की चीज और पता नहीं क्या क्या, 7 समंदर पार के लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिखाई पड़ती है और देश के जो भारत रत्न लोग हैं उनके ऊपर उनको आक्षेप नजर आता है। वहां पे अगर फोन टैपिंग की बात है तो महाराष्ट्र सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि अब तो नियम एकदम स्पष्ट है कि गृह मंत्री यानी जो भी प्रमुख सचिव गृह होंगे या अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह होंगे, उनकी अनुमति के बगैर फोन टैपिंग संभव ही नहीं है। नहीं, जयंत पाटिल तो ये कह रहे हैं कि फोन टैपिंग गुनाह है। जयंत पाटिल कह रहे हैं कि किसने ये कहा फोन टैपिंग करने के लिए, क्योंकि ये तो गुनाह है। इजाजत किससे ली? यही तो मैं कह रहा हूं कि जो नियमानुसार प्रावधान है कि गृह सचिव के द्वारा ही अनुमति के बाद ही फोन टैपिंग हो सकती है, तो उसमें अनुमति में बहुत स्पष्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हो अथवा किसी गंभीर अपराध में संलिप्तता हो, ये दोनों में से कोई कारण स्पष्ट रूप से करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि कुछ हुआ है और गृह सचिव की अनुमति के बगैर हुआ है तो कानून की नजर में सरासर गैर कानूनी। महेश तापसे जी।
तपासे। महेश तपासे जी। जी पंकज जी, आपने सुना कि किस तरह से देवेंद्र फडणवीस जो हैं आज दिल्ली आए। होम सेक्रेटरी को उन्होंने बाकायदा पूरी डिटेल में एक सीलबंद लिफाफा सौंपा है और उसमें तमाम डिजिटल एविडेंसेस भी हैं और किस तरह से वहां पर ट्रांसफर्स और पोस्टिंग को लेकर ये महावसूली का रैकेट चल रहा था उसकी डिटेल है। उन्होंने कहा सीबीआई जांच की मांग की है। देवेंद्र फडणवीस जी ने दिल्ली जाने से पहले महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ मुद्दे उपस्थित किए। उसमें से अहम एक मुद्दा था कि रश्मि शुक्ला जी जो स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो की चीफ थी, कमिश्नर थी, उन्होंने जो क्या बोलते हैं ये ट्रांसफ़र करने वाली जो गैंग है या इस प्रकार के जो कैश फॉर ट्रांसफ़र करते हैं, इस प्रकार के जो लॉबिस्ट हैं, उनके संदर्भ में कुछ एविडेंस जुटाए। उस पत्र में उन्होंने ये भी लिखा कि इस प्रकार की एक गैंग या एक कुछ लोग जो ट्रांसफ़र का काम करते हैं या लॉबी का काम करते हैं, ये 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तभी भी बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। ये बड़े साफ तरीके से उन्होंने लिखा। फिर उन्होंने अपने बयान में अपने जो भी दस्तावेज उन्होंने एसीएस होम को दिए या डीजी को दिए, उसमें उन्होंने लिखा कुछ पुलिस अधिकारियों के नाम भी शायद उन्होंने डाले। लेकिन हमारी जानकारी ये है कि जिन नामों का जिक्र सम्माननीय रश्मि शुक्ला जी ने मैडम ने किया था और जिस प्रकार की पोस्टिंग मार्च महीने में यहाँ पे महाराष्ट्र में ही, उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी तफावत है। जिस शायद देखिए लॉबिस्ट, ये अभी सरकार 2017 में तो हमारी सरकार थी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। रश्मि शुक्ला जी खुद ही कह रही हैं कि हमने उस समय भी एक लॉबिस्ट की गैंग को पकड़ा था और उसके ऊपर हमने एक्शन लेने के संदर्भ में पुलिस स्टेशन में कुछ गुना मतलब कुछ ऑफेंस भी रजिस्टर किया था। तो उस प्रकार की लॉबी हर कोई भी सरकार में शायद लॉबी होती होगी, लेकिन क्या उस लॉबी को तवज्जो महाराष्ट्र की विकास आघाड़ी सरकार ने दिया क्या, ये अहम बात है। किसी भी लॉबिस्ट को या किसी भी लॉबिस्ट के सजेशन को किसी भी प्रकार का वेटेज महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने नहीं दिया। जो ट्रांसफर्स हुए और जो प्रपोज ट्रांसफर जो ट्रांसक्रिप्ट के अंदर शायद होंगे, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है और ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में है। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार ने सूढ़ बुद्धि से या एक प्रेजुडाइज माइंड से उनके ऊपर एक्शन लिया और उनकी ट्रांसफर की। मसला उनकी ट्रांसफर का यहाँ नहीं है, किसी भी प्रकार का प्रेजुडाइज माइंड इस संदर्भ में जोड़ के देवेंद्र फडणवीस जी ने ट्विस्ट देने का काम किया। हम जो कह रहे हैं कि अवैध रूप से आपने टैपिंग की, ये 2019 में नवंबर महीने में जब महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा था तो एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के बड़े नेताओं के फोन अवैध रूप से टैप किए गए, ये मसला था। चलिए इसका जवाब लेते हैं। सरकार में सुधांशु जी, आपने पूरी बात सुनी महेश तपासे जी की। एक तो इसका जवाब मैं चाहूंगा, दूसरा लगातार एनसीपी और शिवसेना के नेताओं से जब हम बात करें तो उनका कहना है कि बीजेपी की मंशा केवल सरकार गिराना है और कुछ नहीं है। इस बीच संजय राउत जी ने भी कहा, उन्होंने कहा कि बीजेपी फड़फड़ाती रहती है, 2-4 ऑफिसर्स जो हैं वो बीजेपी के पैरोल पर हैं और वही कागज देते हैं और इसमें कोई जांच नहीं कराएंगे, संजय राउत जी ने कहा। देखिए महेश तपासे जी ने इस प्रकार की बात कही, किसी अधिकारी की आपने सत्यनिष्ठा के ऊपर प्रश्न उठाया, चलिए उस पर आपका विचार अलग, हमारा विचार अलग हो सकता है, पर उसके बारे में क्या हुआ? तो मुंबई का पुलिस कमिश्नर तो आपकी सरकार का अपॉइंटेड है और आपके गृह मंत्री के बारे में कह रहा है और आपके गृह मंत्री के उसके नीचे के अधिकारी के साथ सीधे बातचीत की बात आ रही है सामने। अब इसमें तो भाजपा इन्वॉल्व नहीं है, ये तो आपके सरकार का अंदरूनी मसला है, एक मंत्री और 2 अधिकारियों के बीच का। तो इसका जवाब तो आपको सरकार के अंदर से देना चाहिए, इसके लिए तो आपको किसी प्रकार का कोई राजनीतिक उसकी आवश्यकता नहीं थी। या आप ये कहना चाहते हैं कि मुंबई पुलिस कमिश्नर जो कि आपके अपॉइंटी थे, एक दिन में वो हमारे आदमी हो गए? और जो आपने बात कही तो उन्होंने अनिल देशमुख जी ने तो ये बोला कि जो एंटीलिया का केस था मुकेश अंबानी जी के घर के पास, उस केस में परमवीर सिंह जी की जो भी लापरवाही थी उसके कारण से उन्हें हटाया गया, रूटीन ट्रांसफर नहीं था। तो अब ये तो समझ में नहीं आता ना, आप क्या कौन सा ट्रांसफर किस आधार पर है? आपने पूर्वाग्रह कहा, तो पूर्वाग्रह है या किसी अन्य प्रकार का आर्थिक आग्रह है या धन आग्रह है, ये तो देखने वाली बात होगी। अन्यथा कम से कम इस बारे में तो आप स्पष्ट कर सकते हैं। चलिए आज ही सरकार स्पष्ट कर दे कि परमवीर सिंह का ट्रांसफर
रूटीन था अथवा मुकेश अंबानी जी के घर के पास हुई घटना पे कारण था, और यदि उनको लगता है कि पुलिस कमिश्नर का भी इन्वॉल्वमेंट उस घटना से संदर्भ में हो सकता है, तो क्या महाराष्ट्र पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए? यह नैतिक दृष्टि से कोई भी समझ सकता, तो फिर महेश जी जवाब दीजिए, हैंड ओवर कर दीजिए या एनआईए को। मैं इसका बहुत ही स्पष्ट रूप से जवाब देना चाहूँगा। 2 मिनट का मुझे समय मिले। एंटीलिया के संदर्भ में जब बम से भरी हुई गाड़ी वहाँ रखी गई और इस बात का पता चला तो एनआईए हरकत में आई, ये जांच एनआईए को दी गई। उसके बाद मनसुख हिरेन की हत्या का मसला सामने आया, उस मसले को महाराष्ट्र की एटीएस को सौंपा गया और उस समय जब संदिग्ध रूप से सचिन वाजे का नाम आया तो उसको हिरासत में एनआईए ने लिया। और आज अगर आपने देखा होगा या परसों जब एटीएस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो आरोपी पकड़े और उन जो कॉन्विक्ट थे उनको पकड़ने के बाद उनका इस हत्या से संबंध था, ये भी कहा। आज भी एटीएस का एक प्रेस स्टेटमेंट जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि एनआईए की कस्टडी से सचिन वाजे को अपने कस्टडी में लेंगे और भी ज्यादा इस चीज में पूछताछ करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी ने जब लोकमत समूह के पेपर के अंदर मुंबई पुलिस के संदर्भ में कुछ बात कही तो और उन्होंने कहा कि ये जो ट्रांसफर है तो उस तरीके से हुआ। मैं एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं हूं लेकिन आई गो बाय द फैक्ट। महेश जी एक बात का जवाब चाहूंगा मैं आपसे, इसी की कंटिन्यूएशन में एक बात का जवाब चाहूंगा। आज रविशंकर प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जिलेटिन मिला कार में, एनआईए जांच कर रही है, उससे कनेक्टिंग ऑफेंस अगर होगा तो एनआईए ने रिक्वेस्ट किया कि मनसुख केस की जो जांच है वो भी दी जाए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने एनआईए को नहीं दिए जांच करने। और आज एटीएस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें सवाल नहीं लिए मीडिया के, अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चले गए। और एक जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा इस सिलसिले में। और एक गाड़ी जो एटीएस ने पकड़ी वोल्वो गाड़ी है, किसी बिल्डर के पास वो गाड़ी है, वो बिल्डर पिछले सरकार में कितना संबंधित था, उसके ऊपर किस प्रकार का वर्षाव किया गया, ये सारी चीजें सामने आएंगी। तो आज जो गाड़ी पकड़ी वोल्वो गाड़ी के संदर्भ में जो एटीएस ने बयान दिया वो मनीष भटीजा नाम के किसी बिल्डर की गाड़ी है, पैराडाइज ग्रुप की गाड़ी है। उस पैराडाइज ग्रुप के ऊपर किसने मेहरबानी वाली नजर पिछले सरकार में रखी या पिछले 2-3 सालों में रखी, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आएंगी। तो हम तो किसी जांच से नहीं डरते, लेकिन जिस प्रकार से घिनौनी राजनीति करते हुए महाराष्ट्र की सरकार को गलत इल्जाम लगा के डिस्टेबलाइज करने का जो कार्यक्रम किया, उस चीज की हम निंदा करते हैं। आपको हराना है, देखिए फिर से वो बात आ गई, आप डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं सरकार। 2019 में आपको छोड़ के आया तो उसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है ना। आप अगर 2024 का इलेक्शन आएगा उसके अंदर आपको जनता अगर बहुमत देगी और हमें विपक्ष में बैठने का मौका देगी तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, और हमें अगर फिर से बहुमत देगी तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन घिनौनी साजिश तो मत कीजिए। आज आपने सुशांत सिंह के मृत्यु के प्रकरण के अंदर पूरी महाराष्ट्र की पुलिस को बदनाम किया, पालघर के साधुओं के हत्या के संदर्भ में पूरी महाराष्ट्र की पुलिस को बदनाम किया। क्या मिला? पाक साफ सरकार है महाराष्ट्र की, आप बदनाम कर रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ सीधे आरोप लगा रहे हैं सुरक्षा के मसले पे हम साथ में खड़े होते हैं। सुधांशु जी हम देश के प्रधानमंत्री के साथ देश के संवैधानिक मसले पे या सुरक्षा के मसले पे साथ में खड़े होते हैं। सुधांशु जी, क्यों इस प्रकार का ऑपरेशन लोटस किया जा रहा है? सुधांशु जी देखिए, जो अभी तपासे जी ने कहा घिनौनी और किस प्रकार की राजनीति, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, तीनों जो गठबंधन दल है महाविकास अघाड़ी के, इनको देख लीजिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस किस मुद्दे पे बनी थी? विदेशी मूल के मुद्दे पे बनी थी ना। राष्ट्रवादी कांग्रेस के संविधान में आज भी लिखा हुआ है। फिर क्यों जाके दोबारा कांग्रेस से मिल गए? और आप यूपीए का हिस्सा, यानी आज यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी स्वीकार है, जबकि शरद पवार जी 1998 में इसी मुद्दे पे कांग्रेस से हटकर राष्ट्रवादी कांग्रेस बनाए थे। तो पहला यह दिखता, फिर शिवसेना के प्रति आपकी कितनी मोहब्बत थी सबको पता है। क्या क्या बाल ठाकरे जी के बारे में कहते थे श्री कृष्णा कमीशन से लेकर और आज तक। फिर अचानक आपके मन में उनके लिए सद्भाव पैदा हो गया, और यह विचित्र सद्भाव है, यूपीए में शिवसेना भी है और मुस्लिम लीग भी है, गजब का है। बदरुद्दीन अजमल की AIUDF भी है, और अब तो उनका गठबंधन बंगाल में पीरजादा अब्बास की पार्टी के साथ भी है। खैर वो अलग बात। तो तीनों का आपस में किस आधार पर गठबंधन है पंकज जी, जानते क्या है? यह सिर्फ एक कहावत है गांवों की, सबको पता होगी। जब हंडिया भरने के लिए ही गठबंधन होता है ना, तो एक कहावत होती है, साझे की हंडिया चौराहे पर फूटती है। तो आज स्थिति यह है कि इन लोगों का गठबंधन
केवल स्वार्थ, धन और भ्रष्टाचार से प्रेरित था तो वो साजिया की हंडिया चौराहे पे फूट रही है, अंदर अंदर की बातें निकल के आ रही हैं। कभी कोई कुछ बोल रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति कुछ बोल रहा है और यह दोष भाजपा को दे रहे हैं। अब ईमानदारी से देखिए, आपने कहा कि हम फड़फड़ा रहे थे, मान्यवर आप तीनों के बीच में क्या साम्य है जो सत्ता में आप साथ में हैं? तो बताइए, उद्वेलित आप हैं या उद्वेलित हम हैं? और जो तथ्य सामने आए, एक और बात मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, हमारी सरकारों पे कितने प्रकार के आक्षेप आरोप 60-70 साल में लगाए गए। हमने पूरी ईमानदारी से कहा, हमने कहा जांच करवा लो, दूध का दूध, पानी का पानी। नहीं, संजय राउत साहब तो ये भी कह रहे हैं कि 2-4 ऑफिसर जो हैं वो आपके पेरोल पर हैं, बीजेपी के पेरोल पर हैं। अच्छा तो ठीक है, मैं पूछना चाहता हूं उन ऑफिसर्स पे क्या कार्रवाई की है? चार्जशीट कर दिया उन ऑफिसर्स को? विचित्र सी बात है, ऑफिसर के बारे में कह रहे हैं हमसे मिला हुआ और ऑफिसर पद पर भी है। वाह भाई वाह। महेश जी, मेरे ज्येष्ठ भ्राता सुधांशु जी से मैं बड़ी ही विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का 25-30 साल पुराना गठबंधन एनसीपी और कांग्रेस ने नहीं तोड़ा। शिवसेना के पास आपने क्या वायदा किया था ये आपको मालूम है, आप अपने कौन से वायदे से मुकर गए ये आपको मालूम है। शिवसेना और ने बाद में जब एनसीपी और कांग्रेस के संदर्भ में अलायंस करने के संदर्भ में बात की तो उसके ऊपर बहुत ही समय तक विचार हुआ। ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रस्ताव रखा कि एक ही दिन में मंजूर हुआ। हमें भी बहुत सारी चीज़ें करनी थी और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे हमको आना था। उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को ड्राफ्ट किया गया। उसके बाद जैसे ही ये सारी चीज़ें हो रही थी तो एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के 30 बड़े नेताओं के टेलीफोन इलीगली टैप किए जा रहे थे, ये भी आपने देखा। और उस चीज़ की सारी चीज़ें किसने किया होगा? पुलिस डिपार्टमेंट में कोई तो वरिष्ठ अधिकारी होगा, किसी से बस इंस्ट्रक्शन लिए होंगे। तो ये सारी चीज़ें जब पब्लिक डोमेन में तो उसके बाद सारी चीज़ें हुई। आपको शिवसेना छोड़ के चले गई, इस बात का आपको दुख है, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन 2024 का चुनाव आने दीजिए। आपकी अगर सक्षमता जी, मैं आज के टॉपिक पे रहना चाहता हूं। महेश जी मेरा जरा सवाल सुन लीजिए। महेश जी जीत के आएंगे। महेश जी, जो आज बीजेपी ने आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि कमिश्नर सीआईडी थी रश्मि शुक्ला, उन्होंने तफ्तीश की पूरे मामले की, यानी ये जो ट्रांसफर और पोस्टिंग वाला जो मामला है, और उन्होंने बाकायदा डिजिटल कम्युनिकेशन भी हुआ। सुबोध जायसवाल जो उस वक्त डीजीपी थे, उनको बाकायदा जानकारी दी गई और फिर किस तरह से वो सीएम ऑफिस तक पहुंची। उद्धव ठाकरे साहब ने भी उस चीजों को समझा, फिर गृह मंत्री अनिल देशमुख तक जी पर चली गई। तो ऐसे में उल्टा सजा दे दी गई रश्मि शुक्ला को, और ऐसे में अब आज की डेट में उन्होंने महाराष्ट्र तक छोड़ दिया है। यही तो गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही है, यही तो गलत बयान या गलत चीज़ों को जोड़ के एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जा रहा है। रश्मि शुक्ला जी ने एक लॉबिस्ट का भांडा फोड़ा, उसके संदर्भ में उन्होंने राज्य के डीजीपी को खत लिखा। उसमें यह भी लिखा कि इस प्रकार की लॉबिस्ट की संगठना 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तभी भी सक्रिय थी और अभी भी सक्रिय है। लेकिन क्या लॉबिस्ट ने जिस प्रकार के नामों का उल्लेख किया या जो भी उनके पास ट्रांसक्रिप्ट है, क्या उस प्रकार से नियुक्तियां हुई? उस प्रकार से नियुक्ति बिल्कुल नहीं हुई है, ये भी उतना ही सच है। और जो बोला जाता है कि रश्मि शुक्ला जी का ट्रांसफर जानबूझ के किया गया, ये पूरी तरह से गलत है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। रश्मि शुक्ला जी कितने टाइम से एसआईडी कमिश्नर थी ये भी आप देख लीजिए, उनका प्रमोशन भी ड्यू था या उनका ट्रांसफर भी ड्यू था। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि 19 नवंबर के आसपास जब हमारी सरकार बनी, उसके पहले के समय एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के बड़े नेताओं के फोन टैप किए गए, इलीगल रूप से टैप किए गए। और किसने टैप किए उसकी पूरी जानकारी हमारी सरकार बनने के बाद हमारे पास है। कौन कौन अधिकारी उसमें इन्वॉल्व थे, उस सारी चीज की जानकारी हमारे पास है। सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए, इन्होंने तो बड़ी गंभीर बात कह दी महेश जी ने। यदि इनके हिसाब से वो एक तथाकथित टैपिंग हुई जिसकी जानकारी इनके पास है, तो सरकार बनने के बाद इतने वर्ष तक आपने कार्रवाई नहीं की। और आप लोग तो जब सुशांत सिंह राजपूत का केस आया तो आप कहते थे मुंबई पुलिस तो स्कॉटलैंड यार्ड की तरह सक्षम है। तो पहली बात तो आप कह रहे हैं कि अगर आपको पता नहीं लग पाया, अब तो आप कह रहे हैं आपको पता है, अधिकारी कौन है यह भी पता है, और उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे बड़ा तो आश्चर्य नहीं हो सकता क्या कार्रवाई, लगभग 1.5 वर्ष का समय गुजर गया और कार्रवाई नहीं हो रही। अरे कितना बड़ा दोष है, ये तो बहुत भयानक अपराध हो जाता है
कि आपने किसी का फोन टैप किया जबकि उसके ऊपर ना आतंकवाद का आरोप हो ना अपराध का आरोप हो। और दूसरा मैं बहता हूं, एक बात तो मैं एनसीपी की तारीफ करूंगा, इन्होंने ये बात कही कि हमको शिवसेना ने छोड़ा, हमें उसका गम है या हमें नाराजगी है। ऐसा नहीं है मान्यवर, शिवसेना ने हमको छोड़ा मगर आपने शिवसेना को ऐसा जोड़ा कि अब तो उसको कहीं का नहीं छोड़ा। क्यों? शिवसेना दो मुद्दों को लेकर चलती थी, एक हिंदुत्व और प्रखर राष्ट्रवाद और दूसरा मराठी। अब हिंदुत्व के मुद्दे पर तो आपने उसकी एकदम ऐसी तैसी कर दी, अब वो बेचारे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे कि मुस्लिम रिजर्वेशन के मुद्दे के ऊपर भी संजय राउत बजाय जवाब देने के ये कहने लगे मुझे पता है कि आपसे प्रश्न किसने पूछने के लिए कहा है। तो अब आप समझ लीजिए, जैसे मैंने 3 नाम गिनाए कि उनके साथ खड़े हो गए और ले आए आप किस पिच पे? मराठी की पिच पे। मराठी की पिच के ऊपर तो शरद पवार साहब बहुत बड़े हैं ठाकरे जी से, तो आपने तो शिवसेना को कहीं का नहीं छोड़ा। अब ना उनके पास मराठी बचेगा ना उनके पास हिंदुत्व बचेगा। सुधांशु जी, आपने शरद पवार जी का जिक्र किया, शरद पवार जी का जिक्र किया। आज रविशंकर प्रसाद जी ने यह भी कहा कि उनको मिसगाइड किया जा रहा है, मिसलीड किया जा रहा है, और उनकी क्या मजबूरी है कि वो अनिल देशमुख को बचा रहे हैं। ये सवाल भी उठा रहे हैं आप लोग। देखिए, वो इसलिए कहा गया कि शरद पवार सिर्फ एक मिनट सुधांशु भैया कह रहे हैं कि शिवसेना को कहीं का नहीं छोड़ा, शिवसेना को दरकिनार कर दिया। लेकिन सुधांशु जी, आप ये भी तो देखिए कि जो जलगांव की सत्ता आपकी थी वहां पे शिवसेना का महापौर बैठ गया, जिस सांगली में आपका महापौर था वहां पे एनसीपी का मेयर बैठ गया। तो ऐसा नहीं है, वो जो अपने रूट्स हैं, अपने जो लोकल बॉडी इलेक्शन में अच्छे से स्ट्रांग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन से सबसे ज्यादा अगर किसी को झटका लगा होगा तो आपकी पार्टी को। महेश जी जरा टॉपिक पे रहते हैं, शरद पवार जी की बात कर रहे थे बीजेपी। महेश जी जरा टॉपिक पे रहते हैं प्लीज। हाँ बताइए ना। हाँ सुधांशु जी, शरद पवार जी जो है उनको मिसगाइड किया जा रहा था, मिसलीड किया जा रहा था। क्या मजबूरी थी उनकी कि अनिल देशमुख को वो सेव कर रहे हैं, इस्तीफा नहीं लिया? मैं उसका भी उत्तर दूंगा। एक बात जब महापौर का संदर्भ इन्होंने दिलाया, महेश जी ने मुझे याद दिलाया, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब शिवसेना से हमारा गठबंधन था, बाल ठाकरे जी के जमाने से बिल्कुल स्थापित था कि जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी उसी का मुख्यमंत्री होगा। बताइए, मुंबई में, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सिर्फ 2 सीटें ज्यादा थी शिवसेना की। हमने उनको मेयर दिया कि नहीं दिया? तो हमने सिद्धांत का ईमानदारी से पालन किया और विधानसभा में वो 2 गुनी सीटें हमारी थी, फिर भी वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री उनका होना चाहिए। खैर, अब आते हैं शरद पवार जी के मुद्दे पे। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं? शरद पवार जी समकालीन भारतीय राजनीति के सर्वाधिक वरिष्ठ और सर्वाधिक परिपक्व नेताओं में से एक हैं, राजनीति की सबसे गहरी समझ रखने वालों में से एक हैं। इसलिए हम ये मानते हैं कि शरद पवार जी कोई भी बात कहेंगे तो गंभीरता से कहेंगे। और यहां पर जो शरद पवार जी का स्टैंड है, जब सार्वजनिक रूप से यानी पब्लिक डोमेन में कोई चीज ऐसी है, इसके बावजूद उनका ऐसा स्टैंड है, तो मन में यह संदेह उत्पन्न होता है कि कहीं ना कहीं उनको मिसगाइड किया जा रहा है या उनको सही तथ्य नहीं पहुंचाए जा रहे होंगे। अन्यथा शरद पवार जी जैसा मैच्योर और स्टालवार्ड पॉलिटिशियन ऐसी गलती नहीं कर सकता। अब शरद पवार जी को तय करना है कि वो इसकी गहराई में जाएं और यह देखें और अपनी पार्टी की साख बचाएं। अन्यथा जो लोग भ्रम फैलाना चाहते हैं, उस भ्रम के भंवर में इस गठबंधन और सरकार को डूबने दें। बिल्कुल। महेश जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं सीधे सीधे। कल 11 बजे सुबह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। परमबीर सिंह ने जो याचिका डाली है 130 पन्नों की, और इतना वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर, कमिश्नर रह चुका हो, वो इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है प्रदेश के होम मिनिस्टर के ऊपर 100 करोड़ की वसूली उगाई किस तरह से की जानी चाहिए। तो बिना तथ्यों के तो ये बात करेगा नहीं। एक दूसरा, आज देवेंद्र फडणवीस होम सेक्रेटरी से मिले, उन्होंने एक चिट्ठी सौंपी है बंद लिफाफे में, और किस तरह से वहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर महावसूली होती थी। यानी उनके पास भी कुछ तथ्य होंगे, मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं। तो ऐसे में नैतिकता के आधार पर आपको नहीं लगता अनिल देशमुख जी को इस्तीफा देना चाहिए था? जांच होगी और अगर उसमें पाक साफ निकलते तो कोई बात नहीं। ऐसी बात है कि अब तो बॉल सुप्रीम कोर्ट के अखाड़े में आ चुका है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट उस पर जांच के आदेश देगी और सुप्रीम कोर्ट की जांच के फिर हम भी तो प्रतीक्षा करेंगे ना। अगर किसी प्रकार का आरोप लगा है तो उस आरोप के संदर्भ में कुछ प्रूफ है, कुछ एक्चुअली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हुई है, कुछ ट्रेल ऑफ फंड्स है, कुछ पीएमएलए के, कुछ जिसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का कोई कुछ ट्रेस आपके पास है, वो सारी चीज़ें आएंगी ना। आरोप किया, ठीक है, उन्होंने आरोप किया अपने। वो देखिए, परमबीर
रणवीर सिंह जी एक मुंबई पुलिस के और IPS के एक बड़े अधिकारी रह चुके हैं, 30-32 साल का उनका तजुर्बा भी है। अब कुछ चीज़ें के संदर्भ में उन्होंने आरोप किया, वो तो DG एंटी करप्शन भी रह चुके हैं। तो उन्होंने अगर सुप्रीम कोर्ट में आरोप किया है तो गृह मंत्री, महाराष्ट्र सरकार, CBI और केंद्र सरकार, तीनों को रिस्पॉन्डेंट उन्होंने बनाया। तो तीनों एजेंसियां इस संदर्भ में मिलकर देखेंगे और हम तो चाहते हैं, देखिए पहली बात तो पवार साहब को किसी ने मिसलीड नहीं किया। मैं सुधांशु जी का धन्यवाद कहूँगा कि पवार साहब के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, बहुत उनको सम्मान दिया, मैं आपका बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ। लेकिन पवार जी को कोई मिसगाइड नहीं कर सकता। अपनी विवेक बुद्धि से पवार जी को उस संदर्भ में जो राजनीति दिखाई दी, उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख जी के इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई गलत चीज़ नहीं नज़र आ रही है। और अगर कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ जजमेंट आता है या किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन की मांग का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देता तो आगे का चीज होगी ना, आगे की सारी चीजें। सुधांशु जी, आपने उद्धव ठाकरे साहब की खामोशी पर भी बीजेपी ने सवाल उठाए थे कि वो इतना चुप क्यों है। अब जैसा कि महेश जी कह रहे हैं कि मामला जो है 3 एजेंसियां संभाल रही हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला गया है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, दिक्कत क्या है? मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि महेश जी को याद होगा कि इनकी पिछली सरकार एनसीपी कांग्रेस की सरकार थी, तो अजीत पवार जी के ऊपर सिंचाई की योजना को लेकर आरोप लगा था और उस समय एनसीपी ने स्टैंड लिया था, अजीत पवार जी ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद जब वो जांच में सही साबित हुए, कोई उनके ऊपर आक्षेप नहीं लगा, तो उन्होंने वापस मंत्री बन गए। तो मैं नहीं समझता कि अनिल देशमुख जी का कद अजीत पवार से बड़ा है, अथवा अजीत पवार जी तो शरद पवार जी के भतीजे भी हैं, अथवा उनकी ज्यादा आत्मीयता है केंद्रीय नेतृत्व से। तो जब अजीत पवार जी इस्तीफा दे सकते थे नैतिकता के आधार पे, तो आज नैतिकता के पैमाने क्यों बदल गए, यह अपने आप में एक प्रश्न खड़ा करता है। जवाब दूसरा, जो आपने उद्धव ठाकरे जी की बात कही। अच्छा, बात कंप्लीट कर लीजिए अपनी सुधांशु जी। हाँ, मैं एक सिर्फ कहना चाहता हूं, अरे भाई उद्धव ठाकरे जी की बात कही तो उनकी बेबसी के ऊपर हमें थोड़ा रंज भी आता है। बताइए, वो शिवसेना का शेर क्या करे, 2 रिंग मास्टर की धुन के ऊपर उसको आप एक्शन करना है, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। एक आपको याद हो, पुराना बॉलीवुड का बड़ा फेमस गाना था ना, चक्के पे चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी पे निकली अपनी सवारी। तो गाड़ी पे शेर की ऐसी सवारी निकली है, उसमें आगे लाइन क्या थी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। पर यहां महाविकास अघाड़ी है मगर पिछाड़ी उसमें बहुत ज्यादा है, और ये तीनों चक्के जो हैं अलग अलग रिमोट से चल रहे हैं, तो तीनों चक्कों के बीच में खड़े हुए आदमी की क्या स्थिति होगी, वो उद्धव ठाकरे जी के भाव भंगिमा और चेहरे से समझी जा सकती है। महेश जी, जवाब दीजिए, 2 जवाब आपको देने। एक तो ये बात जो कही है सुधांशु जी ने, और दूसरा ये कि शरद पवार जी, जब अजीत पवार जी का उन्होंने जिक्र किया, जब नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो यहां क्या मजबूरी है, किस तरह का दबाव या प्रेशर है शरद पवार जी पे कि उनका इस्तीफा नहीं मांगा? मैं सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न हमारे सुधांशु जी को पूछना चाहूँगा। बहुत दुख है ना, महाराष्ट्र हाथ से गया। सुधांशु जी प्लीज़, सीरियसली ना, बड़ा दुख हो गया ना, महाराष्ट्र आपके हाथ से चला गया। ठीक है, आप कस लीजिए ताने जितने कसने हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस के विधायक जो है मजबूत हैं। आपने विधायक तोड़ने के काम किया, आपके लोगों ने प्रेसिडेंट्स रूल के संदर्भ में बात किया, और हमेशा मीडिया ट्रायल्स के माध्यम से महाविकास आघाड़ी को बदनाम करने का काम किया। जहाँ तक आप इस मसले को ले रहे हैं कि पवार साहब ने क्यों किया, मतलब अजीत पवार जी ने क्यों किया, और अजीत पवार जी के मतलब उस प्रकार का अनिल देशमुख जी ने क्यों नहीं किया, तो उस पर महेश जी, बीजेपी तो लगातार ये कह रही है कि अब आपको सरकार बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं है महाराष्ट्र में। देखिए, वो तो उनके कहने से क्या होता है, उनके कहने से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलता, उनके कहने से असेंबली की प्रोसीडिंग्स नहीं चलती, वो कानून के तहत चलती। जब तक कॉन्फिडेंस है, विधायक दल का कॉन्फिडेंस है, तब तक कोई भी सरकार चलेगी। अगर मैं कह दूं कि केंद्र में मोदी साहब की सरकार गिर जाए, तो मेरे कहने से तो नहीं गिरने वाली ना, उनके पास तो लोकसभा में संख्या बल है, तो मेरे कहने से नहीं होगा। ठीक है, आज आप जरूर, मैं समझ सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र जैसा महत्वपूर्ण स्टेट उनके हाथ से निकल गया, उसका दुख हो सकता है। आज जितने भी ताने उद्धव जी के ऊपर या शिवसेना, जो पहला सवाल सुधांशु जी ने किया था कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया अनिल देशमुख का, उसका क्या जवाब है आपके पास?
देखिए, अनिल देशमुख जी के संदर्भ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ये संदेह है कि वहाँ पे किसी प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस राजनीतिक षड्यंत्र के तहत महाराष्ट्र पुलिस सरकार को बदनाम करना ये सबसे पहला था, चाहे वो वहाँ पे पालघर में। बीजेपी तो ये भी कह रही है कि सिर्फ सचिन वाजे तक सीमित कर देना चाहती है आपकी सरकार वहां इस मामले को। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं ना कि ऑपरेशन लोटस की तैयारी हो चुकी है और नया जो मुहूर्त हमारे सामने आया है वो मई महीने का आया है। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के हवाले में ऐसे समझ में आता है कि मई महीने तक महाराष्ट्र की सरकार गिराई जाएगी, ऐसा प्लानिंग पूरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो चुका है। अब देखते हैं क्या है। जवाब दीजिए सुधांशु जी, आपने सरकार गिराने की पूरी तैयारी कर ली है, मई का महीना भी बता दिया यहाँ महेश जी ने। देखिए, महेश जी ने कहा कि महाराष्ट्र हमारे हाथ से चला गया तो हमें दुख है। महेश जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं 2014 से पहले हम महाराष्ट्र में कहां थे? हम चौथे नंबर की पार्टी होते थे, मेन खिलाड़ी तो आप लोग थे। आज हम नंबर 1 की पार्टी हैं और सारे हमारे खिलाफ हैं। जनाब, ये देखिए कि हमारा प्रभाव कितना बढ़ रहा है। हम एकमात्र पार्टी हैं जो 3 अंकों में सीटें लेकर बैठे हुए हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज को छल बल से कुछ समय के लिए कुछ मोर्चे और किले जीतने में मुगल सफल हो गए थे, पर अंततः उसी प्रकार से आप लोग सरकार बनाने में सफल हैं। पर याद रखिए, महाराष्ट्र की धरती अंततः उसी के साथ रहेगी जो छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज और हिंदू पद पादशाही के सिद्धांत के साथ रहा। तो समझिए, ये एक मोर्चे पे हमें छल मिला है, मगर अंततः जंग हम जीतेंगे। आश्वस्त रहिए। पिछले 10 साल का उत्तरोत्तर चुनाव परिणाम इस दिशा में आगे दिखाई पड़ रहा है। अभी मैंने बोला था कि शिवसेना को आपने कहीं का नहीं छोड़ा, हमारे लिए वो रास्ते साफ कर दिए। महेश जी, इसी महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का वारसा लेके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, छत्रपति शाहू महाराज और महात्मा ज्योतिराव फुले भी हुए, जिन्होंने इस महाराष्ट्र की सामाजिक हित की नींव रखी। उन छत्रपति शिवाजी महाराज का विचारों का स्मरण करते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले और राजश्री शाहू महाराज के विचारों से महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार चल रही है। आश्वस्त रहिए, हम यहाँ पे सर्वधर्म निरपेक्ष सरकार, लोगों की सरकार। जरा एक बात का जवाब दीजिए, आज जितनी कॉन्फिडेंटली पूर्व मुख्यमंत्री आए हैं आज दिल्ली, होम सेक्रेटरी से मिले, उन्होंने कहा मेरे पास पूरे सबूत हैं और बंद लिफाफे में मैंने सौंप दिए हैं। आपको कहीं ना कहीं मन में डर है कि कुछ बड़ा खुलासा उसमें होगा और उससे आपकी सरकार मुसीबत में आ सकती है? देखिए, हमें डर तो तब होता जब उन्होंने वो नाम, जो जिस प्रकार के कुछ नाम की चिट्ठी उन्होंने दी और उस प्रकार से पोस्टिंग हुई होती। उनके पास क्या मंत्री महोदय के रिकॉर्डिंग्स हैं? किसी ऑफिसर का रिकॉर्डिंग हो सकता है, किसी दलाल का रिकॉर्डिंग हो सकता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? महाराष्ट्र की जो या किसी भी पुलिस एस्टैब्लिश बोर्ड के जो ट्रांसफर्स होते हैं वो पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड करता है। उसके मुखिया एडिशनल सेक्रेटरी होम ये होते हैं, डीजीपी उसमें मेंबर होते हैं, डीजी एंटी करप्शन इज ऑल्सो अ मेंबर इन दैट बोर्ड। तो उनके सलाह से, उनकी सिफारिश से ही सारी अपॉइंटमेंट्स होती है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा और पूरे देश के लोगों को बताना चाहूँगी कि गृह मंत्री कल उठ के किसी की भी सिफारिश करके किसी का ट्रांसफर नहीं कर सकता, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड करता। अब देश का गृह मंत्रालय भी आपके पास है, प्रधानमंत्री कार्यालय भी आपके पास है, तो मुझसे बेहतर जानकारी हमारे भ्राता सुधांशु त्रिवेदी जी को है। तो इसीलिए सुधांशु जी, क्या लगता है आपको जो आने वाले 1-2 दिन है उसमें बहुत कुछ बड़ा अनफोल्ड होने वाला है? देखिए, आने वाले दिनों में तो क्या अनफोल्ड होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो सुधांशु जी से सवाल था मेरा। महेश जी, सुधांशु जी। देखिए पंकज जी, आने वाले दिनों में क्या होगा, ये महाविकास आघाड़ी सरकार किस प्रकार से अपने सरकार के अंदर से उभर रहे भ्रष्टाचार के आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, उसी के उस पर निर्भर करेगा। पर जो कुछ भी होगा, यदि यह नियम कानून संविधान के दायरे में रहकर कार्य करेंगे तो चीजें सही दिशा में जाएंगी। अन्यथा कानून और जांच एजेंसियों के द्वारा आगे जाकर दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। और आप समझिए कि जो लिफाफों में बंद बातें हैं ना, जो नाम की बात महेश जी कह रहे हैं ना, उनको देखकर जोश इस सरकार के लोगों के दिल में आता होगा। उस पर मुझे एक पंक्ति याद आती है कि बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा होठ हिले तो दिल डगमगाए।
महेश जी, अब इनको तय करना है कि ये अपने अंदर की सफाई करना चाहते हैं या सबको साथ में लेकर डूबना चाहते हैं। महेश जी, अब आपको तय करना है, जवाब दीजिए। हम तो तय कर चुके हैं कि महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी को दूर रखना चाहते हैं और हम उसमें अपना काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता को जो हमने वायदे किए उस वायदे के तहत महाराष्ट्र की जनता को सुविधा प्रदान करना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता। उसके अंदर उद्योग हो, उसके अंदर कृषि हो, उसके अंदर बाकी सारे मसले हो, वो सारी चीज़ों की प्राथमिकता रखते हुए महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार काम कर रही है और करती रहेगी। पर आपको लगता है जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट में मामला है और ये जो चिट्ठी आई है होम सेक्रेटरी के पास, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इससे आपको? देखिए, मैं फिर भी कहता, बड़े ही विनम्रपूर्वक कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति हम सब के मन में बहुत इज्जत है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ चीज़ें गई हैं, वहां पे कोई भी डिसीजन लेने के पहले दोनों मतलब तराजू के दोनों पल्लों को परखा जाता है और जो सत्यता है वो लोगों के सामने आ जाएगी। तो हमको तो किसी प्रकार की कोई डर नहीं है क्योंकि हमारा दिल बड़ा साफ है। अगर वहां पे किसी प्रकार का एविडेंस है, देखिए कोई भी जो मेरे पास वक्त की कमी, आखिरी कमेंट में आपका चाहूंगा सुधांशु जी, के ऊपर नहीं, एविडेंस के ऊपर होता है। जी सुधांशु जी, आखिरी कमेंट आपका दिया जाए। जी देखिए पंकज जी, जो महेश जी ने कहा मैं उनकी बात से सहमत हूं। जो निर्णय होंगे एविडेंस पे, कानूनी आधार पे होंगे, परंतु महाराष्ट्र की जनता के साथ जो छल हुआ है उसका उत्तर अवश्य मिलेगा। क्योंकि आज महाराष्ट्र के लिए एक ही पंक्ति चरितार्थ होती है कि कितना घोर अंधेरा है, खुद पहरेदार लुटेरा है। यानी 100 करोड़ की वसूली यदि पुलिस महकमे की तरफ से की जा रही है, क्या कहा जाए कि कितना घोर अंधेरा है, खुद पहरेदार लुटेरा है। तो जनता इसका माकूल जवाब उचित मौके पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। महेश तपासे साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।